ओके, तो आज हम सीखेंगे एडवांस ऑर्डर क्रिएशन। एडवांस ऑर्डर हम सिस्टम में कैसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है कस्टमर क्रिएशन। जो भी आपका कस्टमर आपके पास ऑर्डर लेने आता है, तो आप उसकी एक इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं सिस्टम के अंदर, जिसको हम कस्टमर्स नाम का एक इंटरफेस है, उसके थ्रू हम अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि वो कस्टमर अगर दोबारा से कभी ऑर्डर लेने आता है या उसी ऑर्डर के अगेंस्ट उसे कभी कांटेक्ट करना पड़ जाता है या बिलिंग के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन उसकी प्रिंट करनी है, तो उस कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो। अब हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं 2 तरह के। ठीक है, तो 2 तरह के कस्टमर कौन से होते हैं। एक होते हैं रजिस्टर्ड कस्टमर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड कस्टमर्स में आते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, जो किसी कंपनी के बिहाफ पे आपसे ऑर्डर प्लेस करवाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कंपल्शन है कि हमारे पास उस कस्टमर का जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो जीएसटी नंबर होने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास उस जीएसटी नंबर को वेरीफाई करके ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिटेल्स फिल आउट हमारे सॉफ्टवेयर में हो जाती है, और वो वैलिडेट हो जाता है कि वो उसका जीएसटी नंबर वैलिड है या नहीं है, और हम उसके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट एक कस्टमर क्रिएट करके उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड टाइप जो होती है वो होती है हमारे पास नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स। ठीक है, ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड जो कस्टमर होते हैं। अब इसमें हमारे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता है, कोई डिटेल्स जो है कंपनी रिलेटेड नहीं होती हैं। कस्टमर अपने बिहाफ पे अपने घर के लिए कोई ऑर्डर लेने आता है, तो वो हमारा अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स में आ जाता है। ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हम ये प्रोसेस कर लेते हैं कि एक कस्टमर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जब भी हमने ऑर्डर प्लेस करना है तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा होना चाहिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन। हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है कि कस्टमर जो क्रिएटेड है कि नहीं है। जो कस्टमर हमारे पास ऑर्डर लेने आया है उसका डिटेल्स हमारे पास पहले सिस्टम में है कि नहीं है। वो सेकंड ऑर्डर लेने आ सकता है, थर्ड ऑर्डर लेने आ सकता है, या हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही लेने आ सकता है। तो उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि नया कस्टमर बनेगा या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड कस्टमर्स में से हमसे डिटेल्स लेनी है। तो पहला स्टेप हमारे पास हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च बार में लिख के चेक कर सकते हैं कस्टमर्स। तो ये कस्टमर्स की विंडो हमारे पास यहाँ खुल के आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है ये सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट है। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में हमने कस्टमाइजेशन करवाई हुई है कि हमारे कस्टमर्स की लिस्ट मेंटेन हो कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो जब हम क्रिएट करते हैं कस्टमर, मैं अपने नाम से ही एक कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं खुद ही अपना ऑर्डर लेने आया हूँ सपोज़। तो पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे नाम से कोई कस्टमर एग्जिस्टिंग है। यस है। अब यहाँ पे मेरे नाम से ये कस्टमर क्रिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें देखिए मेरे पास अनरजिस्टर्ड कस्टमर के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन फिल आउट है कि मैं कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। कस्टमर का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका पिन कोड है, उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, इन सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फ़िलहाल, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले किसी और नाम से मैं एक कस्टमर क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज़ ABC नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर पहले रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर के अंदर हमारे पास हम न्यू पे जाएंगे। ये देखिए, इस न्यू स्क्रीन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है सबसे टॉप पे, GSTIN नंबर। अगर तो रजिस्टर्ड कस्टमर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास एक रजिस्टर्ड नंबर, GST नंबर मेरे पास कॉपी मैंने किया हुआ है, तो मैं इस कस्टमर की डिटेल यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास GST नंबर है तो मेरे को एक बेनिफिट है। GST नंबर डाला, यहाँ कस्टमर क्रिएशन का एक बटन है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी इस GST नंबर से कस्टमर क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो मेरे को इसने एरर दे दिया कि GST नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस GST नंबर से मैं रिपीटेड कस्टमर नहीं बना सकता। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कस्टमर क्रिएट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर रिपीट ना हो। रिपीट ना होने का मतलब
कि पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कस्टमर क्रिएटेड है कि नहीं है। सपोज़ मैं राहुल नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, तो राहुल नाम का कोई कस्टमर इसमें है कि नहीं। अभी देखिए मल्टीपल राहुल नाम के कस्टमर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसमें से भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर फ़ोन नंबर है। अब ये देखिए एक ही फ़ोन नंबर यहाँ पे 3 जगह यूज़ किया गया है, मतलब एक ही कस्टमर 3 बार क्रिएट है। और यहाँ पे स्टेटस मेरे को दिख रहा है कि ब्लॉक्ड हैं 2 कस्टमर्स और एक कस्टमर इसमें ऑन है। सपोज ये टेस्ट कंपनी है तो इसमें टेस्टिंग के लिए क्रिएटेड है, आप इसको रिपीट नहीं करेंगे कभी भी। जब भी एक कस्टमर क्रिएट हो गया उसी कस्टमर को यूटिलाइज करना है फॉर द नेक्स्ट कमिंग ऑर्डर्स। ठीक है, हर बार नया कस्टमर क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि कस्टमर चेक किया जाए, कस्टमर एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम में कि नहीं। आई एम रिपीटिंग इट ऑल, कस्टमर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसी कस्टमर के अगेंस्ट नया ऑर्डर प्लेस होगा, नया कस्टमर क्रिएट नहीं होगा हर बार। ठीक है, तो पहला स्टेप ही है कि हमने कस्टमर चेक करना है। आप इसको नाम से चेक कर सकते हो, उसके फ़ोन नंबर से चेक कर सकते हो, उसके एड्रेस सिटी से चेक कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उनसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि कस्टमर क्रिएटेड है कि नहीं। ठीक है, तो अभी राहुल नाम के मल्टीपल कस्टमर्स हैं, तो सपोज मैं एक कस्टमर बना लेता हूँ। ठीक है, युवराज नाम का कस्टमर चेक करता हूँ मैं। युवराज नाम का कोई कस्टमर इसमें अवेलेबल नहीं है, तो सॉरी मैंने नाम से सर्च नहीं किया, फ़ोन नंबर पे जाके युवराज, तो मैं नाम से सर्च कर रहा हूँ। युवराज नाम से कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं है, तो मैं युवराज नाम से एक कस्टमर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो लास्ट अभी मैंने एक नंबर क्रिएट किया था, तो ये देखिए ब्लैंक एक एंट्री जनरेट हो जाती है जब भी आप न्यू पे या किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं। सो इसके अंदर जैसे ही फॉर्म ओपन होता है, जब ये नंबर जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली एक एंट्री क्रिएट हो गई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एंट्री को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये नंबर मेरा वेस्ट ना हो। आपने ऐसे ही करना है कि कभी भी ब्लैंक एंट्रीज क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम है, जो से जैसे आप टाइप करते जाओगे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। कस्टमर हमारे पास ये रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं है, तो जीएसटी नंबर इसके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कस्टमर टाइप है, हमने अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टमर हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कैटेगरीज इसमें डिफाइन की हुई हैं, प्री डिफाइंड। तो इसमें होलसेल है, लोकल ऑर्डर है, वेडिंग है, ई कॉमर्स है, एक्सपोर्ट है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेड्स है, एडवांस पीओएस है, लाइफस्टाइल। अब जब भी हमने आउटलेट लेवल पे बुकिंग करनी है किसी ऑर्डर की, तो हम आउटलेट लेवल को भी फोकस कर रहे हैं। तो आउटलेट पे अगर कोई एडवांस ऑर्डर लेने कस्टमर आता है, आपने उसका ऑर्डर बुक करना है, तो एडवांस पीओएस कैटेगरी में उसको डालना है। ठीक है, तो एडवांस पीओएस के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टमर का नाम। अब देखिए यहाँ पे एक स्टार मार्क दिख रहे हैं हमें 3। ये स्टार मार्क का मतलब है कि ये चीज़ें कंपलसरी हैं। ठीक है, पर्सन का नाम, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप, ये कंपलसरी फील्ड्स है। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो ये कस्टमर क्रिएट ही नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पहले फिल आउट कर लेता हूँ। सो युवराज नाम से एक कस्टमर क्रिएट कर रहा हूँ। सिर्फ फर्स्ट नेम उसने दिया है मुझे, सपोज सेकंड नेम या लास्ट नेम नहीं दिया हुआ, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट फील्ड है एड्रेस। आपको कोशिश ये करनी है कि कस्टमर का पूरा एड्रेस लिया जाए। अगर तो रजिस्टर्ड कस्टमर है तो आप जीएसटी नंबर से रिट्रीव कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर अनरजिस्टर्ड कस्टमर आता है, जस्ट फॉलो वन थिंग के उसको बोलना है कि आप पूरा एड्रेस अपना दीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम अगर डिलीवरी हमारी तरफ से होती है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर कस्टमर खुद भी डिलीवरी लेने आता है, नो डाउट आ सकता है, बट वहाँ पे भी हमारे पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से कस्टमर का केवाईसी है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जब तक नहीं होगी, हमारा सिस्टम उसको वैलिडेट नहीं कर पाएगा कि ये कस्टमर सही है कि गलत है, या उसकी इन्फॉर्मेशन अगर बिल पे प्रिंट होनी है तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन हमारे पास चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सपोज़ ये कस्टमर है इसका है हाउस नंबर 111 या 222। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है मकसूदा
सेकंड एड्रेस जो है नियर ABC बिल्डिंग, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, नियर बाय कोई भी मार्क है या कुछ भी है, ठीक है। तो पिन कोड हम डालेंगे, अगर जलंधर का ही कस्टमर है तो जलंधर का पिन कोड डाल दिया। जैसे मैंने पिन कोड डाला, यहाँ देखिए सिटी और स्टेट उसकी यहाँ पे आ गई। तो ऑटोमेटिकली अगर मेरे को पिन कोड नहीं याद, मुझे सिटी याद है, ठीक है, तो मैं सिटी से भी इसको सर्च आउट कर सकता हूँ। ये मल्टीपल फिल्टर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे ऑटोमेटिकली वो सर्च कर लेगा। तो जैसे मैंने जलंधर लिखा, अब जलंधर के अंदर मल्टीपल पिन कोड्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेलिटी। जो लोकेलिटी हम एड्रेस में डालते हैं उसी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग ये दिखाता है हमें, ठीक है। तो मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ये पिन कोड है, तो मैं इसको टैब दबाऊंगा या एंटर दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली सिटी, स्टेट एंड कंट्री फिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल गई, राइट। तो इसमें गलती होने के चांसेस माइनर से रह जाते हैं, मतलब होते ही नहीं है एक तरीके से। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो उस केस में हम लेते हैं जब आप ये कस्टमर क्रिएट कर दिया लेकिन इसकी डिलीवरी लेने कोई और आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन टू दैट पर्टिकुलर कंपनी और दैट पर्टिकुलर होम इज़ देयर, जिससे हम आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फ़ोन नंबर हो सकता है कोई लेडीज़ लेने आई है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने, और कोई जेंट्स मेंबर है उनका जिसने ऑर्डर पिकअप करना है, आप डायरेक्टली उसे कॉल करना है आपको, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी डाल देते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट क्रिएट भी हम कर सकते हैं, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने का भी एक सिस्टम होता है सिस्टम में। तो अभी फ़िलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं। तो सपोज़ युवराज जो है वो खुद ही आने वाला है ऑर्डर प्लेस करवाने, ऑर्डर लेने। तो यहाँ मैं अपने ऑफिस का फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ 8283827003। तो ये मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया। अब ये देखिए ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बता रहा है, ये फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। अब ये कस्टमर नंबर बता दिया कि उसने ये वाला कस्टमर क्रिएटेड था जो सिलेक्ट द डिस्कार्ड एरर्स, ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट ये फ़ोन नंबर है। तो आप मतलब इसका मैं रिपीट नहीं कर सकता फ़ोन नंबर एक ही बार डलेगा, कस्टमर का है तो ये एक ही बार डलने वाला है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक डमी नंबर डाल देता हूँ 8238270003 था, तो मैं यहाँ पे 7333 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर मेरा एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली कॉल सिस्टम आपके पास अवेलेबल है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, बट यहाँ से भी नहीं होगा फ़िलहाल। तो ईमेल एड्रेस भी मैं ऐसा करता हूँ, सेम ही डालता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए कि ईमेल एड्रेस ले सकता है। सेम ईमेल एड्रेस मल्टीपल कस्टमर में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो बट हमें डालना नहीं है, कस्टमर अगर आपको देता है ईमेल एड्रेस आप लीजिए, अगर कंपनी का है तो कंपल्सरी ले लो, अगर कोई नॉर्मल कस्टमर है, रजिस्टर्ड कस्टमर है तो उसका स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इस ईमेल आईडी को डालने का फ़ायदा हमें एक होगा कि आप डायरेक्टली उस कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं उसका ऑर्डर जो भी प्लेस हुआ है, राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप ये आएगा हमारा आउटलेट लेवल पे, क्योंकि इसको हम शोरूम में ऑर्डर बुक कर रहे हैं तो आउटलेट हम शोरूम को कहते हैं, तो आउटलेट पे ही ये ऑर्डर बुक होगा, ये कस्टमर आउटलेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो कस्टमर का पोस्टिंग ग्रुप आउटलेट लेवल पे रहेगा। नेक्स्ट कंपल्सरी चीज़ जो है वो है जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप, तो इसको मैं रखूँगा डोमेस्टिक, लोकल लेवल पे अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ मैंने छोड़ दी यहाँ पे, करेंसी कोड इसको आपने प्लेस नहीं करना है, ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए यूज़ होगा, यहाँ आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। एडवांस ऑर्डर में इसका कोई रोल नहीं। सेल्स पर्सन कोड, अब ये सेल पर्सन क्या है, हमारे कंपनी में मल्टीपल पर्सन्स हैं जो ऑर्डर्स बुकिंग करते हैं, तो उनके ऑर्डर बुकिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे हमने पहले से उसका एम्प्लॉई कोड और नाम रजिस्टर किया हुआ है, जो फर्दर आगे पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल में आता है, फ़ोन नंबर एंड बाकी कमीशन के अंदर, तो वो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर तो आपका जो भी ऑर्डर प्लेस करने वाला पर्सन है, सेल पर्सन है, उसका डिटेल आप इसमें सिस्टम में डलवाते हैं तो आप उसका नंबर डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने एक नंबर डाल दिया यहाँ पे, दिलबाग नाम का है, इसके बेस पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये रेफरेंस रहेगा कि ये कस्टमर किसने बुक किया था, किस सेल्समैन ने इससे बात करी थी,
उसको ट्रैक करना बहुत इजी रहता है कि जब भी वो कस्टमर आता है ऑटोमेटिकली आप उसका ऑर्डर नेक्स्ट प्रोसेस में प्लेस करवा सकते हैं। जस्ट मिनट। ओके, तो हमने सेल्समैन कोड डाल दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर जो है हमारे पास 3 तरह के अवेलेबल हैं, जीएसटी प्लस टीसीएस एंड पीआईटी। हमारा जो बिलिंग स्ट्रक्चर है वो इंक्लूडिंग टैक्स चलता है, मतलब एमआरपी जो हमारी शो करती है, प्राइस जो शो करता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। जो टैक्सेस हैं वो इसके इंक्लूडेड ही रहते हैं। तो हमने उसमें पीआईटी स्ट्रक्चर चूज़ करना है, प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तो ये हमने चूज़ करके रखना है। अगर तो जीएसटी नंबर कस्टमर का है तो हम ऊपर से ही डिटेल ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ फिल आउट हो जाता है कि जीएसटी नंबर पर्सन का क्या है। आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाता है जहाँ से आप जीएसटी नंबर वैलिडेट कर सकते हैं कस्टमर का। तो जैसे ये मैंने डाला और 594041, तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इसका जीएसटी नंबर वैलिड है कि नहीं है, उसकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन क्या है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेता है, बट इसको यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो एक शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, ये बटन है। तो जीएसटी कस्टमर टाइप, अगर हम अनरजिस्टर्ड कस्टमर बना रहे हैं तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड चूज़ करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब जीएसटी नंबर हम डालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम इसको अनरजिस्टर्ड में डालते हैं। पैन नंबर, इन केस बड़ा कोई ऑर्डर आता है तो कस्टमर का पैन नंबर भी मांग सकते हो। कस्टमर कई बार ऑब्जेक्शन करता है कि हम पैन नंबर वगैरह हमारे पास नहीं है, क्या दें हमको, आधार नंबर नहीं है, आप क्या लें उसको। ऑर्डर प्लेस करते वक्त वो चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉर्म 60 नंबर। इन केस बड़ा ऑर्डर है तो उस केस में आपको लेना पड़ेगा पैन नंबर। अगर नहीं है बंदे के पास तो एक फॉर्म 60 फिल आउट होता है, जैसे सेम बैंक में सिस्टम यूज़ होता है, आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। और प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट खुल जाता है। आप नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस कस्टमर के अगेंस्ट डाल सकते हो। सपोज़ मान लो ये कंपनी का कोई अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी है, या फिर अनरजिस्टर्ड कंपनी भी आप ले सकते हो, कोई भी। उस कंपनी में मल्टीपल सेल पर्सन्स हो सकते हैं जो आपसे ऑर्डर लेने आए हैं, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ से कॉन्टैक्ट मैनेज कर सकते हो कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन सा रहेगा इस कंपनी का, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कौन सा रहेगा। तो इसमें यहाँ से न्यू से जाके मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स इसी कंपनी के अगेंस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो कंपनी के अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट आप इसमें क्रिएट कर सकते हो जो भी आप कार्ड क्रिएट करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं सर्च नेम में ऑटोमेटिकली जो हमने नाम डाला था वही आ गया। बैलेंस आ गया कस्टमर का। इसके नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस यहाँ से आप देख सकते हो कि कस्टमर लेजर एंट्री खुल जाती है कि कितनी आइटम्स इस कस्टमर ने परचेज करी हैं या कितनी इसकी एंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं। यही चीज़ आपके सामने यहाँ पे राइट साइड में भी दिख जाती है, तो इसको आप देख सकते हो डिटेल्स कस्टमर की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अब देखिए सपोज़ आप किसी आउटलेट के ऊपर से इस कस्टमर को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कस्टमर को क्रिएट करते वक्त आप अपने आउटलेट को चूज़ कर सकते हो। सपोज़ मैं पठानकोट बाईपास नाम से नया हमारा जो आउटलेट खुला है वहाँ से इस ऑर्डर को प्लेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लोकेशन चूज़ करूँगा पठानकोट बाईपास, ठीक है। तो जैसे ही ये चूज़ करूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के साथ ब्रांच कोड ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये कस्टमर का ऑर्डर जब भी प्लेस होगा यहीं से निकलेगा, ठीक है। जब भी आपको आउटलेट चेंज करना है, सपोज़ यही कस्टमर सपोज़ किसी दूसरे आउटलेट के ऊपर चले जाता है, तो वहाँ पे आपको आउटलेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ब्रांच कोड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं तो हर बार ये ऑटोमेटिकली यही उठाएगा। आप इसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये आता रहेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट कोड हमारा, जैसे मैंने बताया था कि हम आउटलेट के ऊपर इस कस्टमर को बना रहे हैं, तो आउटलेट आ जाएगा डिपार्टमेंट कोड, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड डेट, ये आज की डेट आ गई, ठीक है। लोकेशन कोड, किस लोकेशन पे इस पर्सन ने ऑर्डर प्लेस करने हैं तो आप उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली। और बिल टू कस्टमर नंबर, अगर सपोज़ ऐसा केस आता है कि कस्टमर कहता है कि मैं ऑर्डर प्लेस करने आया हूँ लेकिन बिल मुझे किसी और के नाम पे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो दूसरा कस्टमर। 2 कस्टमर बनेंगे उस केस में, एक के नाम का ऑर्डर बुक होगा और दूसरे के नाम का बिलिंग होगा, ठीक है। सपोज़
दो कंपनीज हैं, एक कंपनी से बंदा आता है, दूसरी कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी है, वो चाहता है कि पेरेंट कंपनी के नाम पे ऑर्डर प्लेस हो, बुक हो, उसका डिटेल्स जो है वो बैंकिंग डिटेल जो भी ऑर्डर प्लेसमेंट होगा बिल उसके नाम पे कटे पेरेंट कंपनी के नाम पे, और ऑर्डर जो डिलीवरी है वो दूसरे कस्टमर के नाम पे बुक हो जाए। तो उस केस में आप इसको बिल टू शिप टू मेंटेन कर सकते हैं अलग अलग, राइट। तो कस्टमर प्राइस ग्रुप आ जाता है। अगर किसी कस्टमर को पर्टिकुलर डिस्काउंट्स देने हैं तो यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो क्योंकि कॉमन इसमें अभी मैं डिस्काउंट पोर्शन कुछ नहीं चूज़ कर रहा, ठीक है। डिस्काउंट ग्रुप प्राइस ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके, ठीक है। इसमें एक शो करते हैं एडवांस में, यहाँ पे कुछ फील्ड्स पेंडिंग है नहीं है, ओके। नेक्स्ट पोर्शन आता है डायरेक्टर पोर्शन। इसके अंदर होता है कि क्रेडिट लिमिट इस बंदे की कितनी है, कितना इसको हम क्रेडिट पे मटेरियल दे सकते हैं। तो अभी ये एडवांस का ऑर्डर हम बुक कर रहे हैं तो उस केस में पेमेंट टर्म कोड होगा एडवांस, कि हमें इसको पहले एडवांस लेना है उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो इसको मैं एडवांस में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कस्टमर स्टेटस, इसको ब्लॉक्ड आता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑल, ठीक है। इसको मैं अपनी आईडी से कर सकता हूँ फिलहाल, तो मैंने किया तो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक किसने किया उसकी आईडी यहाँ पे प्लेस हो जाती है। आउटलेट लेवल पे ये अनब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी को भी ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पर्सन रहेगा जो इसको अनब्लॉक करेगा, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। तो आप जैसे ही कस्टमर की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं उसके बाद ओके करते हैं, आप ये नंबर कस्टमर का जनरेट किया हुआ उस पर्सन को बताएंगे, वो पर्सन इसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये डिटेल्स सही है, उसके बाद ये अनब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टेप नहीं है इसके अंदर, ये कस्टमर क्रिएट करने का स्टेप्स था, क्रिएट हो गया, ठीक है, ओके कर दिया। अभी मैंने तो अनब्लॉक कर दिया है, आप आउटलेट लेवल पर अगर इसको क्रिएट कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, मेरे पास एडमिन परमिशंस हैं इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये युवराज नाम का एक कस्टमर क्रिएट हो गया। मैं इस कस्टमर के अगेंस्ट एक ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ शॉर्टकट है एडवांस सेल्स ऑर्डर लिस्ट, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। एडवांस ऑर्डर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडवांस सेल्स ऑर्डर लिस्ट आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, अभी यहाँ पे सारे ऑर्डर्स ब्लैंक, मतलब सारे ऑर्डर प्लेस होके ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं एक नया ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ न्यू से, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए टाइप ऑफ ऑर्डर अगेन सेम होना चाहिए। ये सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप से हमने कस्टमर क्रिएट किया है, इसी टाइप से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। एडवांस पीओएस चूज़ किया तो एडवांस के जितने कस्टमर्स होंगे वो यहाँ दिखेंगे। अब एडवांस के लिए 3 कस्टमर हैं, आपने देखा होगा लिस्ट में, कस्टमर्स की लिस्ट में मल्टीपल कस्टमर्स अवेलेबल थे, बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी थी। यहाँ पे मुझे 3 ही क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाले कस्टमर्स मैंने एडवांस पीओएस के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि किस कस्टमर के अगेंस्ट मुझे कोई ऑर्डर प्लेस करना है। तो मैंने नया कस्टमर एक चूज़ कर लिया जो मैंने अभी बनाया है। टैब या एंटर प्रेस करते ही डिटेल्स फिल हो गई। कस्टमर नेम जो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर जो हमने डाला पीआईटी ऑटोमेटिकली आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, लोकेशन, ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड पेमेंट टर्म कोड, ये हमने कस्टमर लेवल पे ही डिफाइन कर दिए थे। इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ और फील्ड्स क्या आती हैं इसके अंदर। कोटेशन नंबर, अगर किसी कोटेशन के अगेंस्ट कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोटेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है, तो वो एक अलग प्रोसीजर है। कोटेशन अगर कस्टमर को देनी है पहले, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो इस सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो हिडन थी पहले यहाँ पे, तो मैंने एडवांस फील्ड शो करी हैं, तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। तो मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कस्टमर पे डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे रिट्रीव हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स और लोकेशन, ब्रांच, ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कस्टमर एक आउटलेट के लिए बना दिया गया और दूसरी बार वो चेंज ही नहीं होगा, वो कहीं और प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ऑर्डर कर पाएगा। जस्ट आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, लोकेशन कोड एंड डिपार्टमेंट उसका चेंज करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच कोड जो है वो गलत आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये भी कोड किसका है, आउटलेट का है, आउटलेट ठीक आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कस्टमर क्रिएट करते वक्त जल्दबाजी में गलत कर दिया, तो ये सेम कर देता हूँ ताकि आउटलेट ब्रांच के ऊपर ही ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए। सेल्समैन कोड देखिए 9 आ रहा है, डिटेल चेक करेंगे तो दिलबाग के नाम का ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो गया, राइट। ऊपर से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी चेंज नहीं करनी है हमें। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर किसी और कंपनी का अगर
कोई परचेज़ ऑर्डर नंबर आता है या फिर बाकी आता है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एडवांस ऑर्डर बुकिंग के केस में, ये अलग पर्टिकुलर सेल ऑर्डर्स होते हैं जिसमें यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मेरा हेडर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस बंदे ने कोई आइटम ऑर्डर करनी है, तो हमारे पास टाइप एक फील्ड आती है लाइंस के अंदर। लाइंस सेक्शन जो होता है, ये नंबर ऑफ़ आइटम्स जो भी आप प्लेस करना चाहते हो, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो जिनका, वो यहाँ पे डाले जाते हैं। सो ठीक है, तो मेरे को कस्टमर को देनी है आइटम्स। ठीक है, आइटम्स मैंने चूज़ करी। कौन सी आइटम चूज़ करनी है? सपोज़ मैंने कोई बर्फ़ी है, अभी मैं नाम से सर्च कर रहा हूँ, इसको भी नंबर से भी सर्च कर सकते हो, नाम से भी कर सकते हो। मैंने फ़िल्टर नाम पे बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो ये नाम से मैं डिटेल फिल आउट कर सकता हूँ इसकी। सो बर्फ़ी 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 कतली है, इसका 1 केजी का बॉक्स मुझे चाहिए। ठीक है, 1 केजी का बॉक्स कितने चाहिए? अभी ये पैकेट्स के अंदर आया है, बॉक्स में भी है, और नंबर ऑफ आइटम पैकेट मेरा जो है वो 800 ग्राम्स का है। बॉक्स जो है वो 1 केजी का, 1 केजी बॉक्स। क्वांटिटी बेस में मैं डाल दूंगा कि नंबर ऑफ़ कितने हमें प्लेस करने हैं ऑर्डर। तो सपोज़ इसका 50 बॉक्सेस का ऑर्डर है। ठीक है, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ गई। क्वांटिटी बेस में ही हमेशा डालनी है हमने, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी फिल आउट हो जाएगी। क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर, एक बॉक्स में कितना होगा? 1 केजी। अगर यहाँ पे मैं पैकेट चूज़ करता, पैकेट 800 ग्राम का है, तो यहाँ पे 0.8 आ जाना चाहिए। ठीक है, वो आ रहा है। तो मैं ये बॉक्सेस में ही ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो मेरा बॉक्स के अंदर 1 केजी अवेलेबल है। ये डिटेल जो हम आइटम पे क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल आउट हो जाती है। क्वांटिटी शिफ्ट, क्वांटिटी टू शिप ऑटोमेटिकली 50 आ गया। ठीक है, जितने 50 बॉक्सेस का मैंने ऑर्डर प्लेस किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। यूनिट प्राइस, अगर तो इस आइटम का प्राइस लगा होगा सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, अब हमने PIT स्ट्रक्चर चूज़ किया था, ऊपर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है, आप एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर में PIT था, कस्टमर पे ही लगा दिया था, ऑटोमेटिकली बिल पे भी ये PIT आ गया। तो प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे शो कर दिया इसने। आगे मैं चेक करता हूँ, यूनिट प्राइस ब्लैंक, यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे देखिए शिपिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, ऊपर भी है। यहाँ पे अब पोस्टिंग डेट तो करंट आएगी, जिस दिन ऑर्डर बुक हो रहा है या जब भी ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है वो पोस्टिंग डेट में आ जाएगा। ऑर्डर डेट आज की आ गई, आज ही ऑर्डर प्लेस किया कस्टमर ने। डॉक्यूमेंट डेट आज की रहेगी कि ऑर्डर आज की डेट का प्लेस हुआ है। ठीक है, और डिलीवरी डेट अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ आप आगे चेक कर सकते हो लाइन के ऊपर के शिपमेंट डेट, सपोज़ कल का ये ऑर्डर है, कल जाना है। ठीक है, तो शिपमेंट डेट इज़ 13। नेक्स्ट प्लान्ड डिलीवरी डेट, जो हमारी तरफ से प्लान डिलीवरी डेट है वो भी चेंज हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, ये रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट होती है कि आपको प्रोडक्शन कब इसको ऑर्डर को देगा। ठीक है, तो 12 मेरे पास डिलीवरी डेट आ गई। ठीक है, प्रॉमिस डिलीवरी डेट आगे, कस्टमर की प्रॉमिस डिलीवरी डेट जो उसको देनी है वो 13 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ऊपर आप चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन इंटीमेशन डेट। ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि ये ऑर्डर कब जाना है। ठीक है, तो ये कल ऑर्डर जाना है, मेरे पास आज मटेरियल होना चाहिए, तो मैं आज ही ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, आज ही रेट डाल दूंगा कि आज ही उनको पता लग जाए कि मेरा कल ऑर्डर जाना है, तो ये ऑर्डर उनको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, सपोज़ यही एक आइटम है जो हमने ऑर्डर में प्लेस करनी है, तो इसको मैं एक स्टैटिस्टिक्स चेक कर लेता हूँ। हमारे पास दो तरीके होते हैं, यहाँ से प्रोसेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा एक पोर्शन होता है F7 प्रेस करके। F7 प्रेस करके स्टैटिस्टिक्स आप चेक कर सकते हो, ऑर्डर की अमाउंट कितना बन रही है। ओके, तो हमने स्टैटिस्टिक्स से चेक कर लिया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एक बॉक्स का कितना प्राइस था, 520। ठीक है, 520 के अंदर, मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे, 520 के अंदर ऑटोमेटिकली ये देखिए यूनिट प्राइस यहाँ पे फिल हो गया। ये टैक्सेबल प्राइस इसका आ जाता है, हमने इंक्लूडिंग GST चूज़ किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस कर देगा टैक्स कितना है। तो टैक्स परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% टैक्स है, जिसमें बेस अमाउंट ये है। ठीक है, टोटल का
और ऑटोमेटिकली वो फिल हो गया। ये स्टैटिस्टिक्स जब हम रन करते हैं तभी शो करता है। तो स्टैटिस्टिक्स आपने जब रन किया का ये टोटल बिल अमाउंट यहाँ पे शो कर जाता है। 26,000 का ये ऑर्डर प्लेस हुआ है। सेल प्राइस 24,761.90। ये जो है इसका टैक्सेबल प्राइस आ गया टोटल अमाउंट का, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पे जीएसटी अमाउंट हमें शो कर दिया इसने। तो ये आप स्टैटिस्टिक्स वेरीफाई कर सकते हो, मैच कर सकते हो। वेरीफाई करने के बाद इसको ऑर्डर को आप फिनिश कर सकते हो। तो ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखिए ऑर्डर में यहाँ एक ओपन स्टेटस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस में ओपन आता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब तक ये ओपन है आप इसमें चेंजेस कर सकते हो एक ऑर्डर में, जब तक ओपन रखा हुआ है। जब इसको रिलीज़ कर देते हैं, एक सेकंड स्टेप होता है इसका रिलीज़ का। रिलीज़ करने के बाद ये प्रोडक्शन में इंटीमेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। रिकमेंडेड ये होता है कि ओपन जब तक है, जब तक आपको लगता है कि कस्टमर अभी यहीं पे है, चेंज करवा सकता है, तो स्टेटस को ओपन रखिए। जैसे ही कस्टमर प्लेस करवा के चला गया या उसको उसने ओके कर दिया कि इसके बाद मैंने कुछ चेंज नहीं करवाना है, तो जन उसके बाद आप रिलीज़ कर दीजिए और ऑर्डर की इंटीमेशन प्रोडक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो आपका डिस्पैच डिपार्टमेंट जो है उसे प्रोसेस कर देता है और आपको ऑर्डर नेक्स्ट डिलीवरी के लिए रेडी होने लग जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। अब इस ऑर्डर का प्रिंट आउट चाहिए जो आपको कस्टमर को देना है, तो प्रिंट कन्फर्मेशन आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो। तो एक रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये कस्टमर का ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। उसका हमारा जीएसटी नंबर, नेम, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ गया। नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी थी, 5% हो गया। क्वांटिटी 50 थी। टोटल अमाउंट कितना बना, तो जीएसटी अमाउंट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास प्लेस हो गई। तो बिल टू, शिप टू, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसका आप प्रिंट आउट दे सकते हो कस्टमर को। अगर उसकी ईमेल आईडी डली हुई है तो ईमेल कंफर्मेशन भी भेज सकते हो, ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी कस्टमर को। तो ये हमारा ऑर्डर प्रोसेस है, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है। अब सपोज़ इस कस्टमर से हमने एडवांस अमाउंट लिया है, तो 26,000 का ऑर्डर था, सपोज़ उसने मुझे 6,000 का अमाउंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेक एडवांस रिसिप्ट का बटन है। तो इस मेक एडवांस रिसिप्ट से हम क्या करते हैं, इसी ऑर्डर में चेक कर लेते हैं कि ये 26,000 की पेमेंट इस कस्टमर के नाम पे खड़ी हो गई है, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर रिलीज़ किया, ऑटोमेटिकली इस लोकेशन पे इस आइटम के अगेंस्ट, इस कस्टमर के अगेंस्ट युवराज नाम का है, तो इसका अमाउंट जो है वो पेंडिंग में शो करेगा कि टैक्सेबल अमाउंट इतना हमसे उससे लेना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट के अगेंस्ट वो चीज़ें आ गई। तो अब मुझे उसने 6,000 रुपये दे दिया, तो हम यहाँ पे 6,000 डाल देंगे। 6,000 डालने के बाद चेक किया कि 23% उसने अमाउंट मुझे दे दिया इस बेस पे। अब ये दिया नहीं है, प्लेस करने के लिए हमें मेक पेमेंट नाउ करनी है। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस तरह से। ये एक एंट्री जनरेट कर देता है हमारे अकाउंट्स के लिए, ठीक है। अकाउंट्स में जो भी इसको वेरीफाई करेगा तो उसके लिए एक एंट्री जनरेट हो जाती है। अभी मैं फ़िलहाल उसको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड, ठीक है। तो क्या एंट्री जैसी जनरेट हो चुकी है। अब ऑर्डर में मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया फ़िलहाल। आप चेक कर सकते हो यहाँ से इसका पेंडिंग अमाउंट अभी शो कर रहा है। जैसे अकाउंट से वो एंट्री फिल आउट हो जाती है, पेमेंट इसके अगेंस्ट डल जाती है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, टोटल बैलेंस जो है उसका क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे सपोज़ पर्सन ऑर्डर लेने आया, ठीक है, इसको ऑर्डर डिलीवर करना है हमने, तो इसी ऑर्डर को हम ओके करेंगे, ये खुल गया, उसको हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो शिप कर सकते हैं, शिप एंड इनवॉइस कर सकते हैं। आपसे पर्सन पार्शियल ऑर्डर भी लेने आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्वांटिटी टू शिप, जैसे 50 का ऑर्डर था, उसको हमने देना है, सपोज़ वो कहता है कि 20 बॉक्स मुझे आज दे दो और 30 बॉक्स जो है मुझे बाद में चाहिए। तो ऑर्डर 50 का ही, आपने क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, आपने क्वांटिटी टू शिप चेंज करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे 50 की जगह 20 लेने आ गया। आप 20 उसको आज प्लेस कर दोगे और 30 जो है वो कल की डेट में लेना चाहता है। तो वही सेम चीज़, 20 आपने ऑर्डर प्लेस करने के बाद रिलीज़ तो है ही है ये स्टेटस ऑटोमेटिकली। तो अब क्या करेंगे, आप इसको शिप कर देंगे। उसको बिल चाहिए इकट्ठा, तो बिल बनेगा बाद में इकट्ठा, ठीक है। अगर शिपमेंट के साथ ही उसको बिल भी चाहिए, कहीं दूर से उसने लेने आना है तो उसको बिल भी देना पड़ेगा, तो शिप एंड इनवॉइस करेंगे, ठीक है। अगर वो सिर्फ शिप करने के लिए कहता है, आप शिप कर दो, ऑर्डर का पूरा इनवॉइस इकट्ठा मिल जाएगा उसको बाद में। और अगर आप
चाहते हो कि उसको अलग अलग बिल निकल जाए, 20 का बिल आज निकल जाए, 30 का बिल बाद में निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली वो भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, शिप एंड इनवॉइस कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास इस आइटम की इन्वेंट्री नहीं है फ़िलहाल, तो इन्वेंट्री के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री इसमें है कि नहीं है। मैं इसकी इन्वेंट्री डाल लेता हूँ, डमी इन्वेंट्री अभी डाल रहा हूँ। आप इसको ऑर्डर प्रोडक्शन से करके डलवा सकते हो। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट में इन्वेंट्री। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप कर दी है। ओके, तो जब भी ऑर्डर प्लेस करना है तो उस टाइम पे एक और हमने चीज़ फिल आउट करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे एक बिन कोड आता है, क्योंकि हमारे कुछ आउटलेट्स के ऊपर बिन लगे हुए हैं। तो ये जैसे आउटलेट के अंदर स्टोर एंड शोरूम, अब ये ऑर्डर जो है स्टोर से तो प्लेस होगा नहीं, शोरूम से प्लेस होगा। तो ये शोरूम इसमें बिन लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये शोरूम का ऑर्डर है। तो शोरूम के अंदर हमारे पास स्टॉक होना चाहिए इस आइटम का, मैंने स्टॉक ऐड कर दिया होगा। तो शोरूम से इसका ऑर्डर को प्लेस करना है। तो अभी मैं कर रहा हूँ 20 का, पोस्ट किया, शिप एंड इनवॉइस किया, इसका बिल भी इसको दे दिया साथ में। ठीक है, तो इसका इनवॉइस एक जनरेट हो गया। अभी मैंने एक गलती कर दी, इसमें प्रिंट कर लेता साथ में। तो पोस्ट के साथ ही यहाँ पे पोस्ट एंड प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो अगर मैंने उसका एक बिल निकालना है तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्डर नंबर ये वाला अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस ऑर्डर का मैंने इनवॉइस जो जनरेट किया है वो निकालना है। तो यहाँ पे पोस्टेड सेल्स इनवॉइस में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से उसको बिल दे दूँगा, अगर वहाँ से नहीं निकला तो। ठीक है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोशिश यही करनी है कि पोस्ट शिपमेंट इनवॉइस ही करें हम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे नहीं आया, तो मैं इसको एक चेक कर लेता हूँ। लास्ट जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया युवराज के नाम से, वो कहाँ गया। सेल्स इनवॉइस एडवांस में जाके हम चेक कर सकते हैं इसको ऑर्डर नंबर के बेस पे। ऑर्डर नंबर डाला, सेल ऑर्डर नंबर, तो ये मेरे पास एक ऑर्डर नंबर जनरेट होके आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरे पास प्रिंट देने का ऑप्शन यहाँ पे, प्रिंट इनवॉइस प्रीव्यू। ऑटोमेटिकली मेरे पास एक प्रिंट आउट ऑफ द बिल जो है वो यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो ये उसका इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस अगेंस्ट दिस पर्सन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। जीएसटी नंबर इसके पास है नहीं तो डिटेल यहाँ पे ब्लैंक आ रही है, इसमें कोई इशू नहीं। अब देखिए 20 बॉक्सेस का ऑर्डर था जो हमने इनवॉइस किया है, लेकिन टोटल इनवॉइस नंबर कितना था, 50 था, ऑर्डर बुकिंग 50 की थी। तो यहाँ पे 20 का उसको इनवॉइस मिल गया। ठीक है, तो यही चीज़ है। दोबारा से मैं एडवांस ऑर्डर पे जाता हूँ। अब नेक्स्ट डे सपोज वो 30 का भी ऑर्डर लेने आ गया, तो यहाँ पे मैं पोस्ट एंड शिप कर देता हूँ, शिप एंड इनवॉइस, पोस्ट एंड प्रिंट किया। 30 था, 30 का 30 इसमें ऑर्डर में प्लेस हो रहा है। तो ये मेरे पास सॉरी प्रिंट आउट मुझे यहाँ पे फिजिकल प्रिंटर पे आ गया है इसका, तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट आ गया। तो शिपमेंट का एक प्रिंट आएगा हमारे पास, दूसरा प्रिंट आउट आएगा। देखिए ऑर्डर ये ख़त्म हो चुका है, इसको ओके करके आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, एक मेरे पास शिपमेंट का प्रिंट आया और एक मेरे पास आया इसका बिल का। ठीक है, इनवॉइस का, दोनों चीज़ें यहाँ मेरे पास प्रिंट आउट में आ चुकी है। राइट, तो यहाँ से ऑर्डर भी देखो क्लियर हो गया। तो इसको भी आप चेक करना चाहें तो पोस्टेड सेल्स इनवॉइस में आप चेक कर सकते हो। सेम यहाँ से ऑर्डर नंबर और ऑर्डर नंबर डाला। ये देखिए दो इसके इनवॉइस जनरेट हुए थे, एक अमाउंट 20 का जो पहले हुआ था और 30 का जो बाद में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। दोनों के प्रिंट आउट लेने हैं, जस्ट सिलेक्टेड, प्रिंटेड, डन। राइट, तो दैट्स ऑल दिस। अब इसके अगेंस्ट जो पेमेंट रिसीविंग है वो आप इसमें ला सकते हैं थ्रू अकाउंट्स पार्ट में। राइट, थैंक यू।